नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सीटों के तालमेल पर कल मुंबई में कांग्रेस एनसीपी की बैठक। शिवसेना और बीजेपी में भी नहीं बनी सीटों पर बात। मंगलयान के लिक्विड इंजन का सफल परीक्षण। 24 सितंबर को करेगा मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश। राज्यसभा टीवी ने किए प्रसारण के खास इंतजाम। 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को राहत नहीं। विजिटर्स मामले की जांच करेंगे विशेष सरकारी वकील। सीमा पर तनाव के चलते भारत और चीन के बीच मीडिया एक्सचेंज कार्यक्रम रद्द। भारत ने चीन के पत्रकारों को वापस किया वीजा। और इंडोनेशियाई खेल के तीसरे दिन भारत की झोली में 2 पदक। स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल और निशानेबाजी में महिला टीम ने दिलाया कांस्य पदक। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज का दिन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी का दिन रहा। मंगलयान के मेन लिक्विड इंजन का परीक्षण सफल रहा और इस सफल टेस्ट फायरिंग के बाद अंतरिक्ष में भारत सफलता की नई उड़ान से चंद कदम दूर है। 24 सितंबर की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में खुद मौजूद रहेंगे। तीन 300 दिनों से स्लीपिंग मोड पर रहे मंगलयान के LMA इंजन की सोमवार को टेस्ट फायरिंग की गई। दोपहर करीब 2:30 बजे 4 सेकंड के लिए इसके लिक्विड इंजन को चालू किया गया। इसके साथ ही मंगल की कक्षा में मंगलयान की एंट्री का काउंटडाउन शुरू हो गया। टेस्ट फायरिंग का मकसद मंगलयान की गति को धीमा करना था ताकि ये मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में खींचा चला जाए और उसकी कक्षा में स्थापित हो जाए। गौरतलब है कि मंगल ग्रह से 5.8 लाख किलोमीटर दूर से उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र शुरू हो जाता है। भारत ने पिछले साल 5 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से मंगलयान का प्रक्षेपण किया था। 450 करोड़ रुपए की इस परियोजना से मंगल ग्रह के अनुसंधान की दिशा में बेहतरीन मौका मिलेगा। मंगलयान में 5 पेलोड हैं। मंगलयान के साथ जाने वाले उपकरणों में पहला उपकरण मार्स कलर कैमरा है। ट्राई कलर मार्स कैमरा मंगल की सतह की खासियतों की तस्वीरें मुहैया कराएगा, जबकि दूसरे उपकरण मंगल के वातावरण, वायुमंडल में मीथेन गैस की मौजूदगी जैसी कई अहम जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह। सभ्यता के विकास से ही मंगल मानवीय जिज्ञासाओं का आकर्षण का केंद्र रहा है। धरती के जुड़वा ग्रह के नाम से मशहूर इस ग्रह में वैज्ञानिक जीवन की संभावनाएं होने की बात भी कहते रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो भारत का मंगल मिशन भविष्य में शोध की अपार संभावनाओं से भरा हुआ महत्वाकांक्षी अभियान भी है। अब सभी की निगाहें 24 सितंबर पर हैं, जब मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मंगल मिशन की आज की उपलब्धि पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइंस जर्नलिस्ट और ऑथर दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दिनेश जी, जो आज मेन लिक्विड इंजन को फायर किया गया और जो उसकी सफलता है, सक्सेस है, इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या माना जाए कि ये सबसे क्रूशियल पड़ाव था जिसे भारत ने सफलतापूर्वक पार कर लिया? निश्चित रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो मंगल मिशन पिछले साल शुरू हुआ था वो लगभग अपने उद्देश्य को पूरे करने की दिशा में आखिरी कदम लेने को तैयार हैं। अगर हम क्रिकेट या किसी और खेल की भाषा का इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और फाइनल 24 तारीख को होने वाला है। क्योंकि आज जो परीक्षण हुआ, इससे हम नहीं कह सकते कि ये 100% सफलता हमने प्राप्त कर ली है। हम कह सकते हैं कि 98% हम सफल हो चुके हैं अपने अभियान में, या इसरो अपने अभियान में कि वो मंगल की कक्षा में अपना एक यान स्थापित करे। लेकिन जो यान स्थापित करने की प्रक्रिया है जी, उसके लिए आज जो हुआ, जो टेस्ट फायरिंग 4 सेकंड से कम की जो टेस्ट फायरिंग हुई, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आज फेल हो जाते
अगर आज की टेस्ट फायरिंग सफल नहीं हो पाती तो जो कक्षा में स्थापित करने की प्रक्रिया 24 तारीख को होने वाली है उसमें काफ़ी बाधाएं आती और हमें जो वैज्ञानिक कह रहे थे कि प्लान बी उन्होंने एक्टिवेट करना, अगर उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती थी, लेकिन अभी भी जो 24 तारीख को अंतिम रूप से उसको कक्षा में स्थापित किया जाना है वो अभी बाकी है, क्योंकि जो इंजन हमने सिर्फ 4 सेकंड के लिए वैज्ञानिकों ने आज टेस्ट फायर किया, वही इंजन 24 तारीख को लगभग 24 मिनट तक उसको फायर किया जाएगा ताकि जो यान की गति है वो कम की जा सके। तो वो भी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। ऐसी बात नहीं है कि आज की टेस्ट फायरिंग सफल होने के बाद हम कह सकते हैं कि वो कदम आसान हो जाएगा, लेकिन वो प्रक्रिया और भी जटिल है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी कुछ घंटे हमें और इंतजार करना पड़ेगा जिसके पहले हम कह सकें जैसे कि आपने कहा कि मंगलयान पूरी तरह से सफल हो चुका है। क्रिकेट की शब्दावली को जैसे आपने इस्तेमाल करते हो, कहा कि सेमीफाइनल के तौर पर आप देखते हैं आज का दिन और फाइनल यानी कि 24 तारीख का दिन होगा। किस तरह की जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे पहले अगर हम नासा के सैटेलाइट को देखें, जो टेक्नोलॉजी वहाँ की उससे बहुत अलग है, उनका बजट अलग है। क्या हम ये माने कि सेमीफाइनल तक जो तैयारी हमने की थी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन फाइनल यानी कि 24 तारीख के लिहाज से क्या वो खास पॉइंट्स आप देखते हैं जहां पर हमें नजर रखनी होगी? निश्चित रूप से जो भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयारी की थी और जितने कम समय में, इतने कम बजट में इस तरह के जटिल मिशन को कंसीव करना और उसको एग्जीक्यूट करना और इस लेवल तक पहुंचाना, वो खुद अपने आप में एक उपलब्धि है। क्योंकि अगर हम मार्स मिशंस का इतिहास देखें तो लगभग 50 के करीब मिशंस विभिन्न देशों ने भेजे हैं और इसमें से सक्सेस रेट बहुत कम रहा है और कुछ तो मिशन ऐसे ही हैं जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर जाकर ही फेल हो गए। तो देखिए, जो अभी तक की दूरी मार्स मिशन ने तय की है वो खुद अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वैसे हम दूसरे देशों से कंपेयर नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हम पहली अटेम्प्ट में वहाँ पर कक्षा में मंगल के कक्षा में यह यान स्थापित हो जाता है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं तो कहूँगा कि जिस टेक्नोलॉजिकल क्षमता का हमने आज प्रदर्शन किया है इस लेवल तक पहुँचने, वो खुद अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। और जब हम बात करते हैं वैज्ञानिकों की उपलब्धि की तो कई मायनों में ये मैं कहूँगा सबसे अलग है आपकी नज़र में, क्योंकि आप लगातार कई वर्षों से न सिर्फ वैज्ञानिक गतिविधियों को बल्कि इसरो के कामों को, उनके नए नए एक्सपेरिमेंट्स को देखते रहे हैं। क्या ये माना जाए कि जब हम इसरो के इस प्रोजेक्ट को देखते हैं और अब तक की सफलता के मुताबिक क्या आपको महसूस होता है, क्या आपको लगता है कि जो दुनिया के तमाम देशों में खासतौर पर टॉप 5 की जब हम बात करते हैं वहाँ पर अब हम खड़े होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें कि जिस तरह भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम आगे बढ़ा है पिछले 50 वर्षों में, लेकिन जो ऑपरेशनल फेज़ है वो सिर्फ 90s में शुरू हुआ है। वैसे तो हमने छोटे छोटे रॉकेट्स हम 60s में हमने शुरू किए, सैटेलाइट्स उपग्रहों को लॉन्च करने का काम हमने 70s में किया, लेकिन जो ऑपरेशनल फेज़ है इसरो का वो 90s में शुरू हुआ और उसकी सफलता PSLV को दी जाती है, क्योंकि अभी तक उसके 25-26 लगातार सफल प्रक्षेपण हो चुके हैं। तो रॉकेटरी में हमने महत्ता पाई है और सैटेलाइट फैब्रिकेट करने में हमारी महारत हासिल हुई है और उनको ट्रैक करना, ऐसा बात नहीं है कि हम सिर्फ लॉन्च कर ही हमें उसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। स्पेस में सैटेलाइट्स को प्रॉपर ऑर्बिट में कैप्चर करके उसको ट्रैक करना और उसमें साइंटिफिक गतिविधियां उनमें आगे बढ़ाना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इस नज़रिए से हम देखें तो मार्स मिशन एक साइंटिफिक मिशन है और इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ का वो जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जैसे इसमें इतनी दूर पहली बार ऐसा हुआ है कि डीप स्पेस में इसरो ने एक यान भेजा है। अंतरिक्ष चंद्रयान भी एक अच्छा मिशन था, लेकिन दूरियों का देखिए, वहाँ सिर्फ हम 4 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित और यहाँ हम करोड़ों किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं। सिर्फ रेडियो सिग्नल्स आने में ही 12 मिनट लग जाते हैं। तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स मिशन है और इसको जो टेक्नोलॉजीज इसके लिए इसरो ने डेवलप की है वो एक उपलब्धि है और इस निश्चित रूप से भारत की गणना एक लो कॉस्ट और ड्यूरेबल स्पेस पावर के रूप में आज के बाद शायद उनकी
गणना की जाए। दिनेश जी, आप रहिएगा हमारे साथ, हम चलेंगे बेंगलोर, जहां पर टीवी वेंकटेश्वर हमारे साथ हैं, जो लगातार राज्यसभा टीवी को जानकारी देते रहे हैं वहां से। टीवी, जिस तरीके से आज की उपलब्धि रही है और तमाम वैज्ञानिकों और देश के लिए एक बड़े गर्व की बात है, लेकिन जैसे हमारे साथ जो मेहमान जिन्होंने करें कि एक सेमीफाइनल के तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है, अभी एक फाइनल जो मुकाबला है वो 24 का है, किस तरह से वहां पर वैज्ञानिक इसे देख रहे हैं और क्या खास वो पॉइंट्स आपकी नज़र में हैं जो हमें अब अगले 24 से 48 घंटे जिन पर हमें नज़र रखनी है? See, today's test firing has been really very successful. They have burned the engine exactly for 3.968 seconds, and they were able to achieve a velocity change of 2.18 meter per second, which is what they expected, and it's within the expected range. So here the mood is buoyant. Here the mood is expectation. There was a lot of apprehension in the morning before the firing, and then while they were computing the firing. But right now, it's full of confidence. In some sense, a lot of people are already started believing that on 24th, the mission will be successful and the Mars orbiter will enter into the Martian orbit. On 24th morning, 7:17 a.m., this main engine and also 8 thruster engines are going to be fired at unison for 24 minutes to get the necessary negative thrust to break the speed of the Mars orbiter from its current 22 km per second to something like 4.4 km per second with respect to Mars. That's what is going to be the very crucial operation that's going to take place on 24th morning. ओके, थैंक यू टीवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहाँ से बातचीत करने के लिए, और दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अभियान को समझाने के लिए और अपनी राय परखने के लिए। और यदि हमारी आई पहली खबर। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबर। अब बात राजनीति की। महाराष्ट्र में सीटों के तालमेल को लेकर कल मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी की बैठक होगी। मुंबई में एनसीपी कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। वहीं दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज हुई बैठक में महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई। हालांकि कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी सीटों पर लड़ने के बारे में फैसला एनसीपी का रुख जानने के बाद ही होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच सुलह नहीं हो पाई है। दोनों पार्टियां सीटों के तालमेल को लेकर मंगलवार को फिर बातचीत करेंगी। कांग्रेस पार्टी योग्य विचार करे और कल की हमारी होने वाली चर्चा में कोई सकारात्मक उसकी एक भूमिका बने और एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार को हुई बैठक में महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत हुई। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन जारी रखना चाहती है। अभी तो हमारे पास ऐसी कोई सी डेडलाइन वो आई नहीं है। हम तो मिलजुल के चलना यही हमारा इरादा है और वही कोशिश में हम लगे हुए हैं। जो एनसीपी के साथ चर्चा की जो बात हुई, कल हमारी चर्चा उनके साथ होगी और उसी चर्चा के बाद पता चलेगा कि क्या आगे किस तरीके से जाना चाहते हैं। दोनों ही पार्टियां समझौता नहीं होने की सूरत में अकेले चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रही हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 174 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन एनसीपी इस बार आधी यानी 144 सीटों की मांग पर अड़ी है। साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर भी दोनों पार्टियों में गतिरोध है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन खतरे में दिख रहा है। इस बीच बीजेपी ने शिवसेना से 130 सीटों की मांग की है। महाराष्ट्र बीजेपी ने मंगलवार को राज्य भर के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। सोमवार को दिन भर बीजेपी के महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी ओम माथुर और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात होने की खबरें आती रहीं, लेकिन अपनी अपनी मांगों पर अड़ी दोनों पार्टियों ने मुलाकात की कोई पहल नहीं की। शिवसेना की ओर से इंतजार है और मैं समझता हूं कि शिवसेना की ये जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी को सत्ता से खदेड़ने के लिए शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के
साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अब निर्णय शिवसेना को करना है। दोनों ही दल के नेता इस मुद्दे पर बयान देने से बचते रहे। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी जल्दी बातचीत कर अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा शिवसेना के साथ समझौता हो, मजबूती के साथ महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल हम वहां सरकार बदले और अपनी सरकार बनाएं। और किसी भी परिस्थिति में यदि हमारा समझौता नहीं भी होता है तो हम अकेले जाएंगे और हमें विश्वास है कि वैसी परिस्थिति में हम ऐसा अभियान महाराष्ट्र में चलाएंगे कि 288 पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत पर मिले। राज्य में विवाद की जड़ में वो सीटें हैं जिस पर शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार कभी नहीं जीते। शिवसेना बीजेपी के लिए 119 सीटों से ज्यादा छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी चाहती है कि दोनों पार्टियां इस बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ें। एक विवाद मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बना हुआ है, जिस पर शिवसेना तो खुलकर दावेदारी जता रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने विजिटर डायरी मामले में व्हिसल ब्लोअर का नाम जाने बिना ही सीबीआई के निदेशक के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इस याचिका पर विचार के लिए अदालत ने 2G मामले के सरकारी वकील की मदद मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। विजिटर डायरी मामले में सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत इस मामले में व्हिसल ब्लोअर का नाम उजागर करने के अपने पहले के आदेश पर पुनर्विचार पर भी सहमत हो गई है। जस्टिस HL दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में 2G मामले के विशेष सरकारी वकील की राय जरूरी है, क्योंकि इसका असर 2G मामलों पर होगा। आज सिर्फ ये कहा है कि हम और हियरिंग करने के पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुए हैं इस केस में मिस्टर आनंद ग्रोवर, उनको भी सुनना चाहेंगे, बिकॉज इस केस का बहुत वाइड रेमिफिकेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइल नोटिंग्स और सीबीआई निदेशक के आवास के रजिस्टर समेत सभी दस्तावेज इस विशेष सरकारी वकील को देने को कहा है। रंजीत सिन्हा के वकील ने अदालत से कहा कि सीबीआई की तरफ से मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। उधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 2G स्पेक्ट्रम से जुड़े एयरसेल मैक्सिस सौदे की जांच के दायरे में आ गए हैं। 2006 में हुए इस सौदे में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के जरिए निवेश को मंजूरी दी थी। सीबीआई ने मामले की सुनवाई कर रही विशेष 2G अदालत को बताया है कि FIBP रूट के जरिए 3500 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की मंजूरी देना गलती थी, जिसकी जांच की जा रही है। सीबीआई के मुताबिक वित्त मंत्री को सिर्फ 600 करोड़ रुपए तक की मंजूरी देने का अधिकार था और इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास भेजा जाना चाहिए था। करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज ओडिशा के पूर्व एडवोकेट जनरल अशोक मोहंती को गिरफ्तार कर लिया। मोहंती को कटक स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। उनके वकील के मुताबिक चिटफंड कंपनी अर्थ तत्व समूह से कथित संबंधों के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। मोहंती को बाद में भुवनेश्वर में सीबीआई दफ्तर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई शारदा चिटफंड मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ तो खत्म हो गई, लेकिन तबाही के जख्म भरने में वक्त लगेगा। सैलाब में मरने वालों की संख्या करीब 300 को पार कर गई है। वहीं बचाव अभियान में लगे सेना के 70 प्रतिष्ठानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से राज्य के हुए नुकसान पर चर्चा की। पानी उतरने के साथ ही नुकसान के आंकड़े सामने आने लगे हैं। राज्य की सेब इंडस्ट्री को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने कहा है कि 3674 करोड़ रुपए की खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। राज्य की रीढ़ कहे जाने वाले टूरिस्ट उद्योग के खड़े होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। घाटी के बंद रहने पर भी गुलमर्ग का गंडोला पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन अब ये क्षेत्र भी सुनसान है। गुलमर्ग में जो गंडोला की वजह से टूरिस्ट यहाँ पे खासकर कश्मीर में गंडोला की शोहरत से टूरिस्ट आ रहे थे। तो अब जब से गंडोला बंद हो गया, सारा वादी ही बंद है, तो गंडोला तो बीच में एक्चुअली बंद ही हुआ है। तो अब ये हम इल्तिजा करते हैं सरकार से फिर से पहले जैसे यहाँ हो जाए। बाढ़ से सेना के 70 कैंप, बंकर और पोस्ट को नुकसान पहुंचा है। इनमें से कुछ कैंप तो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और बंकरों में गाद भर गई है। इतने नुकसान के बाद भी सेना राहत और बचाव के कामों में लगी है।
सेना के स्वास्थ्य कैंप चल रहे हैं और बीआरओ ने मुगल रोड को दोबारा चालू कर दिया है। पुंछ और राजौरी जैसे इलाकों से आवाजाही शुरू हो गई है। मुगल रोड पीडब्ल्यूडी के पास है और उससे जो कनेक्टिविटी हम पुंछ और राजौरी को प्रोवाइड करते हैं, ये बफलिया से सुरनकोट रोड है। ये रोड काफ़ी जगहों पर टूट चुकी थी, हमने डाइवर्सन बना करके इस रोड को पहले ही खोल दिया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का जायजा लेने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राज्य के दौरे पर हैं। गडकरी ने नुकसान का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। यहाँ विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो लेंथ है उसमें से एक छोटे छोटे गांव में की ब्रिज टूटे हुए हैं, रोड खराब हुए हैं, तो मैंने कहा कि इसमें जो भी आपको रिपेयर करना है, जो कुछ करना है, इसमें हम पूरी मदद करेंगे और वैसे इस काम के लिए पैसा कम नहीं पड़ेगा। सैलाब से राज्य की करीब करीब हर बड़ी सड़क को नुकसान पहुंचा है। उमर अब्दुल्ला ने नितिन गडकरी से मिलकर भारी भरकम पैकेज देने की मांग की है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, श्रीनगर। यहाँ पर लेंगे एक और ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चीन के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत ने दोनों देशों के बीच होने वाला मीडिया एक्सचेंज कार्यक्रम रद्द कर दिया है, जिसके बाद चीन के पत्रकारों का वीजा वापस ले लिया गया। इससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के बाद बन रहे विश्वास बहाली की प्रक्रिया के आगे बढ़ने पर ही अब सवाल खड़े हो गए। हालांकि चीन ने कहा है कि सब ठीक है। इस बीच लद्दाख के चुमार में दोनों देशों के सैनिक डटे हुए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भारत और चीन के बीच मीडिया एक्सचेंज दिल्ली के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में तय था। 24-25 सितंबर को होने वाले इस सम्मेलन में चीन के ग्लोबल टाइम्स के पत्रकारों को वीजा दे दिया गया था, लेकिन आखिर समय में उनका वीजा वापस ले लिया गया। They are keen on economic investment in India, which means that Prime Minister Modi has left it in no unambiguous terms to say that there is a huge potential to be realized on the economic front, but that will happen provided the Chinese work on bringing about greater clarity on the line of actual control, that the borders remain peaceful and tranquil. इस बीच भारत और चीन के सैनिक चुमार की सीमा पर आमने सामने खड़े हैं। ना तो वहां से भारत के सैनिक हट रहे हैं और ना ही चीन के। सरकार ने अगर राष्ट्रपति के साथ सख्ती के साथ बात की होती तो शायद ये नतीजा नहीं निकलता। एनडीए के सरकार में हमेशा ऐसा होता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो हमें कारगिल भुगतना पड़ा था। आज प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं तो उनकी फौज हमारे अंदर दाखिल हो रही है। Unless the border disputes are settled, resolved as early as possible, always there will be a question mark on mutual trust and cooperation between India and China. लेकिन इस बीच चीन ने आशा जताई है कि दोनों देशों के बीच इस मसले पर संदेह के बादल पहले की तुलना में कम हुए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में कई मसलों पर संदेह के बादल छटे थे। दोनों नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सीमा मसले का आपसी सहमति से हल निकालना है। हालांकि भारत की तरफ से फिलहाल आर्थिक मामलों पर बातचीत रोकी नहीं गई है। भारत के स्टॉक एक्सचेंज की प्रबंधक निदेशक चित्रा रामकृष्ण बीजिंग में हैं और वहां से निवेश के लिए कंपनियों के साथ बात कर रही हैं। भारत इस बार अपने गुस्से को व्यक्त करने में ज़्यादा मुखर है, क्योंकि चीन से धोखा सिर्फ भारत ने खाया है। अब यह चीन को तय करना है कि उसे मालदीव का बाजार चाहिए या भारत के बाजार में पैठ। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के नए प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर होंगे। पाकिस्तानी सेना के प्रेस विंग के मुताबिक रिजवान मौजूदा ISI प्रमुख ज़हीरुल इस्लाम की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर को पद संभालेंगे। आतंकवाद विरोधी मसलों के जानकार रिजवान अख्तर को सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ का करीबी बताया जाता है। और बात एशियाई खेलों की। दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 कांस्य पदक अपनी झोली में डाले।
स्क्वैश में दीपिका पालिकल ने कांस्य जीता, जबकि दूसरा कांस्य पदक महिला निशानेबाजी टीम ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में हासिल किया। महिला निशानेबाजों हिना सिद्धू, राही सरनोबत और अनीसा सैयद ने कुल 1729 अंकों के साथ भारत को कांस्य दिलाया। इस बीच पुरुष एकल स्क्वैश में भारत को पदक की उम्मीद अब पक्की होती दिख रही है। टॉप सीड खिलाड़ी सौरव घोषाल ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इंचौन में जारी एशियाई खेलों में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक चीन 25 गोल्ड, 14 सिल्वर और 18 कांस्य पदकों के साथ पहले पायदान पर है। वहीं दक्षिण कोरिया 14 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है और जापान 42 पदकों के साथ तीसरे पायदान पर है। भारत अब तक 1 स्वर्ण और 5 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 13वें स्थान पर है। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।